हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 16 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पहले ब्रीफ में देख लेते हैं आज किन टॉपिक्स को हम लोग अपने वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला अपडेट है, आज है 16 दिसंबर 2023 यानी कि विजय दिवस। नेक्स्ट है, अंतिम पंगल ने को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने भारत के स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन घातक के लिए ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर से 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, यूके की 2023 दक्षिण एशिया सेलिब्रिटी सूची में शाहरुख खान शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में माली में संयुक्त राष्ट्र मिशन 10 वर्षों के बाद समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है, 8 भारतीय बैंकरों को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक भारत की अपनी पहली रांची यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। नेक्स्ट है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को नौसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में केन्या ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की इजाज़त दे दी है। तो ये थे कुछ हेडलाइंस। अब इनको हम एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, आज है 16 दिसंबर 2023 और आज यानी कि आज है विजय दिवस। तो विजय दिवस क्यों मनाया जाता है ये सभी को पता ही है। ये 1971 में जो भारत की पाकिस्तान के ऊपर जो ऐतिहासिक जीत हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे और फलस्वरूप बांग्लादेश बन के आया था नया देश। तो उसकी याद में हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। दो चीज़ें, एक विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस है। जो कारगिल विजय दिवस है वो अलग है, ये विजय दिवस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और आज के दिन 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी, जैसे कि मैंने बताया भी। भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 13 दिनों तक जारी रहा था और 16 दिसंबर को समाप्त हो गया था। और युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और बहुत ऐतिहासिक जीत थी भारत की। और जो पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और फलस्वरूप उसके 16 दिसंबर को बांग्लादेश का जन्म हुआ और वो पूरी पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। ये जो भी पीस ट्रीटी साइन हो रही है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल थे। और ये जो पाकिस्तानी आर्मी थे, लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी, इन दोनों के बीच पीस ट्रीटी साइन हो रही है। तो इसलिए हम लोग विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाते हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, अंतिम पंघल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। तो अंतिम पंघल एक इंडियन रेसलर हैं, हरियाणा से आती हैं। तो भारतीय पहलवान अंतिम पंघल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिला वर्ग में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और अंतिम पंघल की बात करें तो ये 2 बार अंडर 20 चैंपियन और सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता 53 किलोग्राम में रह चुकी हैं। और अंतिम पंघल ने अपने सीनियर एशियाई चैंपियन डेब्यू में रजत पदक जीता था और अंडर 20 विश्व खिताब का बचाव किया था और फिर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। तो इनको जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, इन्होंने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना है इस बार का। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि डीआरडीओ ने भारत के स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन घातक के लिए ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो डीआरडीओ ने भारत के स्टेल्थ ड्रोन घातक के लिए ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है और ये कल ही कर्नाटक के चित्रदुर्ग में आयोजित किया गया था, जो कि पूरा 100% सफल रहा। इसमें इसने ऑटो टेक ऑफ एंड ऑटो लैंडिंग दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है इस UAV ने। इस UAV की बात करें तो डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि AD द्वारा से डिजाइन और विकसित किया गया है और इसकी जो पहली उड़ान थी इस UAV की जुलाई 2022 में प्रदर्शित की गई थी। आज का नेक्स्ट अपडेट है, 14 दिसंबर से 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में असम के आयोजित किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें
तो ब्रह्मपुत्र फिल्म फेस्टिवल का 8वां संस्करण गुरुवार को असम के गुवाहाटी में ज्योति चित्रबोन फिल्म स्टूडियो में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ है और इसका आयोजन तत्व क्रिएशन और ब्रह्मपुत्र फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में सिनेमा को मंच देना और इस क्षेत्र में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, यूके की एक मैगजीन है जिसका नाम है साप्ताहिक मैगजीन पत्रिका है जिसका नाम है ईस्टर्न आई। इसने 2023 की दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी सूची निकाली है जिसमें शाहरुख खान टॉप पे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में यूके की एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम है ईस्टर्न आई, इसने टॉप 50 एशियाई स्टार की सालाना लिस्ट जारी करी है और जिसमें शाहरुख खान टॉप पोजीशन हासिल करी शाहरुख खान ने। आलिया भट्ट भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है और बॉलीवुड एक्ट्रेस की कैटेगरी में पहले नंबर पे है, यानी कि इस पूरी लिस्ट की बात करें तो उसमें दूसरे नंबर पे है। और अगर खाली बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करी जाए तो उसमें पहले नंबर पे है। तीसरे नंबर पर प्रियंका चोपड़ा है और चौथे नंबर पर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ हैं। ब्रिटिश सिंगर और लिरिस्टिक चार्ली XCX को इसमें 5वां पायदान मिला है। और इस लिस्ट में जो भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन हमारे जाकिर खान, उनको 34वां नंबर मिला है और अमिताभ बच्चन जी को 35वां नंबर मिला है। ईस्टर्न आई की बात करें तो ईस्टर्न आई की स्थापना साल 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अर्जेंटीना सभी जानते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और हाल ही में जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इनके शपथ ग्रहण समारोह में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पहुंचे थे। जेवियर माइली ने राष्ट्रपति चुनाव में सर्जियो मस्सा को हराया था और जेवियर माइली जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे अल्बर्टो फर्नांडिस उनका स्थान लेंगे। इसकी राजधानी की बात करें तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है और अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शहर भी है। तो इस फोटो में देख सकते हैं अब ये हैं वो राष्ट्रपति महोदय जिन्होंने अभी अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करी है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 10 वर्षों के बाद समाप्त हो गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो माली जैसे कि सब आप इसमें मैप में देख सकते हैं, एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है और लैंडलॉक कंट्री है। इसका आप मैप में देख पा रहे होंगे, ईस्ट में अल्जीरिया, साउथ ईस्ट में नाइजर, बुर्किना फासो, गुयाना, सेनेगल, इन सबसे घिरा हुआ है देश है, एक लैंडलॉक कंट्री है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 10 वर्षों के बाद यहाँ पर समाप्त हो गया है। शांति मिशन की समाप्ति का कारण ये बढ़ती उग्रवादी घटनाओं की तुलना में शांति सैनिकों की अपर्याप्त संख्या को बताया गया है, यानी कि जिस हिसाब से उग्रवादी घटनाएं यहाँ पर हो रही थी उस हिसाब से जो पीस फोर्सेस थी वो कम थी यूएन की। वर्ष 2013 में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का उद्देश्य संघर्षग्रस्त राष्ट्र में शांति और स्थिरता लाना था। और मतलब गृह युद्ध के आगे में चल रहे थे सभी, इंटरनल काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है यहाँ पे सरकार और उग्रवादी संगठनों के बीच। माली में अस्थिरता की शुरुआत 2012 में तुआरेग विद्रोह से हुई थी और मई 2021 में तख्तापलट के बाद स्थापित माली की सैन्य सरकार ने यह कहते हुए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को वापस लेने से अनुरोध किया था कि यह जिहादियों के हमलों को रोकने में अप्रभावी है। यानी कि मई 2021 में सेना ने सरकार का तख्तापलट कर दिया था और उसके बाद जो यूएन की पीस फोर्सेस थी उनको वापस लेने का अनुरोध किया था यूएन से और कहा था कि ये जो उग्रवादियों को रोकने में असमर्थ हैं, यानी कि जो उग्रवादी हमला करते हैं उन हमलों को ये रोकने में असमर्थ हैं, नहीं रोक पा रहे। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून में एक प्रस्ताव आया और जिसमें 31 दिसंबर 2023 तक वापसी को अधिकृत किया गया और फाइनली अब ये शांति मिशन 10 वर्षों के बाद समाप्त हो गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में 8 भारतीय बैंकरों को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो लंदन में भारतीय बैंकों के 8 वरिष्ठ बैंकरों को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया हाल ही में और इन्हें यह सम्मान सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन यानी कि CLC के अध्यक्ष क्रिस हेवर्ट द्वारा दिया गया। अभी क्यों दिया गया? तो CLC द्वारा व्यक्तियों को उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि या लंदन में जीवन और सार्वजनिक जीवन में उनकी उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया जाता है
और इन भारतीय बैंकरों को यूके और भारत दोनों के वित्तीय सेवा उद्योग उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और योगदान के लिए नामांकित किया गया था। और इसके बाद ये कुछ नाम है और किस किस बैंक से रिलेटेड है, यहाँ पे सब नाम दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन के अवार्ड के बारे में बात करें तो यह अवार्ड समारोह ब्रिटेन की राजधानी लंदन में सबसे पुराने पारंपरिक समारोह में से एक है और इसकी शुरुआत 1237 में हुई थी, यानी कि बहुत पुराना अवार्ड है, काफ़ी टाइम से दिया जा रहा है। वर्ष 1996 तक यह अवार्ड ब्रिटिश या राष्ट्रमंडल नागरिकों तक सीमित था और बाद में इसे वैश्विक स्तर पर दिया जाने लगा और वर्तमान में किसी भी देश की नागरिकता वाले व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। अब ये किस किस को दिया गया तो ये भी देख लेते हैं एक बार। तो इन बैंकरों में बैंक ऑफ बड़ौदा के मधुर कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के मनीष गुप्ता, भारत निर्यात आयात के एक्जिम बैंक के अशोक कुमार वर्दिया, इंडसइंड बैंक के शाहरुख टिवाड़िया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IIFC के राकेश कुमार, ICICI बैंक के लोकनाथ मिश्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सुधीर कुमार शर्मा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अरविंद कुमार चौधरी शामिल हैं। तो इसे फोटो में आप देख सकते हैं। इन सबको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से हाल ही में सम्मानित किया गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की अपनी पहली रांची यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की अपनी पहली 3 दिवसीय रांची यात्रा पर 15 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली पहुंचे और वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में भारत आए हैं। ओमान के सुल्तान की यह यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग में रास्ते तलाने का अवसर प्रदान करेगी। और इसके अलावा अगर ओमान और भारत के संबंधों की बात करें तो भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत और ओमान के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध हैं और भारत ओमान के शीर्ष व्यापार के भागीदार देशों में से एक है। ओमान वर्ष 2008 से भारतीय नौसेना के लिए एंटी पायरेसी मिशनों में समर्थन देता आ रहा है, यानी कि एंटी पायरेसी मिशन जो भी भारतीय नौसेना कंडक्ट करती है तो ओमान उसमें भारत को हेल्प करता है। ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए ओमान में भारतीय नौसैन्य जहाज़ों का नियमित रूप से आगमन होता रहता है। दोनों देशों के बीच कुछ सैन्य अभ्यास भी होते हैं, जिसमें से कि जो सैन्य आर्मी अभ्यास है, जो आर्मी करते हैं सैन्य अभ्यास है, उसका नाम है अल नजह। वायुसेना का अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज और नौसेना अभ्यास है नसीम अल बहर। तो ये 3 जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, ये नौसेना के साथ हमारी आर्म फोर्सेस करती हैं। और ये ओमान अब देख सकते हैं अरब सागर से लगा हुआ देश है, भारत के वेस्ट में पड़ता है। इसकी राजधानी मस्कट है और UAE, सऊदी, यमन से बॉर्डर साझा करता है और अरब सागर से लगा हुआ देश है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को नौसेना में शामिल किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को नौसेना में शामिल किया गया है। इसे 2006 में भारत ने मालदीव नौसेना को उपहार में दिया था और मालदीव नौसेना ने इस जहाज को साल मई में लौटा दिया है। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम द्वारा व्यापक सुधार के बाद दोबारा नौसेना की सर्विस में से शामिल किया गया है। तो ये है INS तारमुगली। इसको पहले 2006 में इंडिया ने मालदीव नौसेना को गिफ्ट किया था और मालदीव नौसेना ने सारे से इंडिया को लौटा दिया। और उसके बाद जिसमें जो भी थोड़ा बहुत व्यापक सुधार थे, उसके बाद नौसेना ने इसे दोबारा अपने सर्विस में शामिल कर लिया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में केन्या ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की इजाज़त दी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने जनवरी 2024 से दुनिया भर के विजिटर के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है। अब केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेकर वहां जाया जा सकता है। तो ये एक्चुअली भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के विजिटर के लिए इन्होंने वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अभी हाल ही में इंडिया भी आए थे। केन्या की बात करें तो केन्या अपने डाइवर्स लैंडस्केप और वाइब्रेंट कल्चर के लिए पॉपुलर है और यहाँ ट्रैवल, वाइल्ड लाइफ, सफारीज और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए विजिटर आते हैं। यहाँ की मसाई मारा सफारी काफ़ी पॉपुलर है।
यहाँ टूरिस्ट सिम्बा सफारी, ट्विगा सफारी, लायन सफारी और टेम्बो सफारी एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। जो कीनिया की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड है, मतलब टूरिज्म पे काफ़ी हद तक निर्भर है। और जो वीज़ा रिक्वायरमेंट खत्म होने के बाद यहाँ ट्रैवलर आने की उम्मीद ज़्यादा है, यानी कि ये वीज़ा रिक्वायरमेंट खत्म हो गया तो ऑब्वियसली ट्रैवलर ज़्यादा आएंगे। और इससे पहले बात करें तो श्रीलंका, मलेशिया, ईरान और थाईलैंड जैसे देश इंडियन के लिए वीज़ा फ्री का एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार साल 2022 में विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या 2.1 करोड़ थी। कीनिया की बात करें तो कीनिया एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, इसकी राजधानी नैरोबी है। राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं, अभी ये हाल ही में इंडिया भी आए थे। इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर में इथियोपिया से, उत्तर पूर्व में सोमालिया से, दक्षिण में तंजानिया से, पश्चिम में युगांडा से, विक्टोरिया झील से भी इसकी जो बॉर्डर साझा होती है, और उत्तर पश्चिम में सूडान से इसकी बाउंड्री मिलती है। और ये अरब सागर से लगा हुआ देश है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में। तो बस यही थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।